जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। हम एक मुहिम लेके चल रहे हैं और एक हैबिट लेके चल रहे हैं कि बेसिकली हमें रोज करंट अफेयर पढ़ना है और हमारी जो मुहिम है वो बेसिकली ये है कि हर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए। उसी के साथ मैं आपके सामने करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। आप बिल्कुल मत निराश होइए। देखिए, जो हमारा प्लान है और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं बायोलॉजी भी कवर करा रहा हूँ। आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा, करंट अफेयर जो कि आपका 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो आ रहा है, 2 या 3 दिन में एक वीडियो आ रहा है। तो बेसिकली ये जो करंट अफेयर है उसके अंदर 2 से 3 दिन का मैं कवर करते जा रहा हूँ। डाटा जितना यूजफुल है उतना देते जा रहा हूँ, आपको निराश नहीं होना है। उसके बाद ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहां 7 से 8 वीडियो हो चुके। तो मैं तीनों पे काम कर रहा हूँ, अकेला बंदा हूं तो तीनों पे काम कर रहा हूँ। आपका जो बस है वो साथ चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके आगे वाले एनडीए के एग्जाम में जो भी होने वाला है 2024 में और सितंबर या बेसिकली 2025 में, उससे पहले पहले बायोलॉजी भी कंप्लीट कर दूंगा। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी 9th 10th 11th एंड 12th ये ज्योग्राफी मुझे कंप्लीट करनी, अभी चल रहा है 9th पे, ठीक है। तो 3 साल की ज्योग्राफी कंप्लीट करनी, चैप्टर वाइज चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ, एडिशनल डाटा आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ये नंबर पे आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, आपको रिस्पांस मिलेगा। हमारी टीम जो है आपको रिस्पांस करेगी। कोई भी बच्चा एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, कोई भी डिफेंस एग्जाम है, ऑल डिफेंस एग्जाम आप तैयारी करना चाहते हो तो मुझसे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। क्योंकि ये फील्ड में मैंने खुद बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और मैंने खुद ये एग्जाम्स निकाले, आपके सामने ये रहा। माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस 6+ ईयर, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी में खुद पढ़ाता हूँ। सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और आईसीजी जैसे एग्जाम मैंने खुद दिए हुए, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम भी मैंने खुद दिए हुए। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको यहाँ ज्वाइन हो जाना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे जो मेरा एम है वो पूरा हो कि हर घर एजुकेशन हर व्यक्ति को पहुंच सके, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी। चलो, आज कुछ मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, उसके साथ क्वेश्चंस भी लेके आया। देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली न्यूज थी और वो न्यूज पे हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखिए, रिसेंटली न्यूज क्या थी कि ईरान ने बेसिकली, हाँ ये रहा ईरान। ईरान ने क्या किया है, बलूचिस्तान में क्या कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान वाला रीजन है बलूचिस्तान पे बम्बार्डिंग कर दी है। ईरान ने क्या किया है, पाकिस्तान पे बम्बार्डिंग कर दी, कौन से वाले रीजन में, बलूचिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है वहां का पाकिस्तान का। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया और कई सारी मिलिट्री एक्टिविटीज, क्रिमाइसिस होने लगे। तो ईरान का इसके बदले क्या जवाब था कि ईरान इसलिए बलूचिस्तान या पाकिस्तान पे अटैक किया है क्योंकि वहां मिलिटेंट्स छुपे हुए थे और वो कोई ना कोई गतिविधि कर रहे थे जिससे कि ह्यूमन लाइफ को थ्रेट था, ठीक है। तो यही बस मैं बताना चाह रहा था कि ईरान ने बलूचिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। आपके लिए बस इतना ही जानना काफी है। अब देखिए, क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछेगा। देखिए, पंजाब पाकिस्तान में भी है, गिलगिट बल्तिस्तान, उसके बाद आपका पेशावर आ गया, बलूचिस्तान आ गया और सिंध आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रीजन है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये शाहीनवाल, ये रहा लाहौर, लाहौर से दिल्ली मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही दूर है, ठीक है। और ये रहा अरेबियन सी, ठीक है। ये रहा कराची पोर्ट, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज,
कि पाकिस्तान से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है। तो सबसे पहले ईरान का लगता है, फिर अफगानिस्तान का लगता है, और उसके बाद किसका लगता है, चाइना का लगता है। ठीक है, 3 कंट्री का क्या लगता है, बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर किसके साथ लगता है ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट आपको एक मैप थ्रू याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिटरली देखो यूपीएससी जब गेम खेलता है ना तो वो ऐसा नॉर्मल गेम नहीं खेलता है, तो प्लीज आपको मैप को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और चाइना, ये पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और ईरान के पास भी अरेबियन सी का एक्सिस है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अरेबियन सी का एक्सिस ईरान के पास है तो बेशकली ये आप ये देख सकते हो, ये ईरान की टेरिटरी है और ये रहा अरेबियन सी, तो अच्छी खासी टेरिटरी है और ये यूजफुल है। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर हुई, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which of the following are the direct source of the information of the interior of the earth? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नॉलेज कैसे पता चलता है, ये सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीएपीएफ में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया है, तो आशा करता हूं मैं एनडीए में आने की पूरी संभावना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सोर्स, कि हम कैसे जान सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है उसकी वेव्स आती है, पी वेव्स, एस वेव्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छे से समझ गए होंगे, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, रिलिक वेव, लव वेव। ठीक है ना, ये वेव्स जो होती है उनसे हमें पता चल जाता है। दूसरा वॉल्केनो, वॉल्केनो से ऐश, लावा, इस तरीके की चीजें निकलती है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का आई थिंक सो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अर्थ मैग्नेटिज्म का भी कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, तो इजीली आप समझ पा रहे होगे, हैंडल कर पा रहे होगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रिलेवेंस है। वहां आप ग्रेविटेशन फोर्स से, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये वीकेस्ट फोर्स है और ये चीज भी और अर्थ मैग्नेटिज्म का कोई रिलेवेंस इससे बनता नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द डैम इज द कंस्ट्रक्शन अक्रॉस कृष्णा रिवर, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, एनडीए में आया है, सीडीएस में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि श्री सलाम डैम, ठीक है, श्री सलाम डैम किसके ऊपर बना हुआ है, कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री को जान लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। चलो समझिए थोड़ा कुछ इसके बारे में डिटेल देखते हैं। हाईएस्ट डैम इन द इंडिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, तेहरी डैम, उत्तराखंड में। इसकी जो हाइट है 260 मीटर है, लेंथ 575 मीटर है, और कौन सी रिवर पे बना हुआ है, भागीरथी रिवर पे। अलकनंदा भागीरथी आपको पढ़ाया हुआ है, और इसका कंप्लीशन कब हुआ था, 2006 में हुआ था। ठीक है, दूसरा लॉन्गेस्ट डैम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट में डिफरेंस देखना। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम, इसकी लेंथ कितनी है, 25.79। लेंथ ऑफ मेन डैम 4.8 किलोमीटर है, और किस पे बना हुआ है, महानदी पे। क्वेश्चन ये पूछता है कि हीराकुंड डैम किस पे बना हुआ है, महानदी पे, और तेहरी डैम किस पे बना हुआ है, भागीरथी रिवर पे। ओल्डेस्ट डैम ऑफ द इंडिया, इंडिया का सबसे ओल्ड डैम कौन सा है, कलानी डैम, जो कि तमिलनाडु में है, और कौन सी रिवर पे, कावेरी रिवर पे। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, समझ में आया, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, आगे बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और है, हिस्ट्री से चोला किंग पे पूछा गया है सीडीएस वाले भैया मजे ले लेते बच्चों के, ठीक है ना, ये सीडीएस का कारनामा है, और ये सेम सीएपीएफ में भी पूछा हुआ है, तो भैया बहुत कारनामा करता है यूपीएससी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द टेंपल बिल्ड बाय द चोला किंग, चोला किंग ने कौन सा टेंपल बनाया, ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई वाला, श्रीरंगम टेम्पल त्रिचुपल्ली, और दुर्ग टेम्पल अहिल का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर का। चोला किंग तंजावर में, बेसिकली आज का तमिलनाडु वाला रीजन है, वहां उनका एग्जिस्टेंस था चोला किंग्स का। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी।
बहुत ज्यादा खेल खेल देता है कभी कभी यूपीएससी, तो बी अवेयर, हिस्ट्री मजाक नहीं है, हिस्ट्री को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आई एम डैम श्योर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूं कि आपको पता चले लेवल क्या है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, मैं और लेवल का कंटेंट लेके आऊंगा, आपको बिल्कुल निराशा नहीं दूंगा और आपका सिलेक्शन मेरा वादा है। ठीक है, चलो आज का जो करंट अफेयर है 17, 18, 19 3 दिन का करंट अफेयर चल रहा है। इसमें चाइना का पॉपुलेशन धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। देखते हैं क्या कौन से, द नंबर ऑफ द बर्थ फेल इन द 7th ईयर, 7वें साल में देखा जा रहा है कि चाइना का पॉपुलेशन वो लो हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग अ फॉल इन द बर्थ रेट दैट अ लॉन्ग रनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस फॉर द चाइना। जाहिर सी बात है, कोई भी डेवलपिंग नेशन, चाइना भी एक डेवलपिंग नेशन है, इकोनॉमी उसकी अप्रोक्सीमेटली 13 ट्रिलियन की है, तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर उसका जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो कम होगा, जैसे कि यूथ, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। द पॉपुलेशन इज एजिंग स्टेडली, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो बुढ़ी हो रही है, विच कुड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द टाइम एंड द चैलेंजेस द नेशन एबिलिटी प्रोवाइड फॉर अ लार्ज एडल्टली पॉपुलेशन विद द फ्यू वर्कर्स। ठीक है, तो बेसिकली जापान वाली स्थिति पे ना आ जाए कहीं, चाइना को डर है। देखिए चाइना की वन पॉलिसी, वन चाइल्ड वन पॉलिसी थी, उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। ठीक है, एक ही बच्चा पैदा करना है क्योंकि कंट्रोल करना चाहता है। यही कम्युनिस्ट का प्रॉब्लम होता है, कम्युनिस्ट का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कभी वो क्या रूल ले आते, कभी वो क्या रूल ले आते, डेमोक्रेसी नहीं है, राइट्स नहीं है। जैसे इंडिया को देख लो, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं हम। ठीक है, पीपल आर मेयरली लेटर एंड समटाइम चूजिंग नॉट हैव अ चिल्ड्रन। एक तो वहां के जो कपल है वो शादी बहुत लेट कर रहे हैं, करियर का फोकस है। एक तो कोविड-19 ने बहुत ज्यादा हैम्पर किया है। कोविड-19, इंडिया जैसी सोच नहीं है थोड़ी इंडिया की, अरे शादी होने दो उसके बाद देखेंगे, अरे पैसा तो हो तो शादी हो, कि ऐसे ही शादी हो जाए। आज के टाइम पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वो भी खासकर इंडियन सोसाइटी में। Even those that do often have only one children because of the high cost of the education, challenge city, highly competitive academic environment, and the population of women childbearing age has been follow. ठीक है, तो बेसिकली इंडिया जैसी स्थिति ना बन जाए चाइना की, वो भी सोच रहा है कि भैया इंडिया में भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शादी हम पहले कुछ बन जाए, कुछ कर ले, पैसा आ जाए। और लिटरली ये कोई गलत बात नहीं है। देखिए अगर आपके पास इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं है, आपके रिसोर्सेज उतने नहीं है, और आप अगर आगे बढ़ रहे हो किसी के साथ, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ये मैं मानता हूं और ये निश्चित है। क्योंकि कैसा होता है कि सोसाइटी में आपको सरवाइव भी तो होना चाहिए। आप खुद का सरवाइव नहीं कर पा रहे हो तो आपके सामने वाले पार्टनर का कैसे सरवाइव करोगे। ठीक है, एक्सपेंसिव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है आरबीआई से, तो ये सारे चिंतन हैं जो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, ये न्यूज जो है मैं सुन के हैरान तो नहीं हुआ हूं, क्योंकि स्थिति मुझे पता है इंडिया की वैसे भी क्या है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बेसिकली एक्सपर्ट एक्सप्लेन एज आई 2023 सर्वे शो गैप द लर्निंग टेक एक्सेस इन द एवेन्यू बियॉन्ड द स्कूल। तो एक स्टडी हुई है, स्टडी में यह पाया गया है कि बच्चे जो कि 6 साल से लेके 12 साल के बीच में 3rd और 4th स्टैंडर्ड की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, खासकर फीमेल्स। और एजुकेशन का जो स्तर है हमारे इंडिया में वो किस लेवल का है, उस ये डाटा दिया गया है। ये एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको आपके सामने लेके आया हूं। और हाफ, बिल्कुल पढ़िए समझिए, पता चल जाएगा क्या स्थिति है। हाफ ऑफ द यूथ स्ट्रगलिंग द बेसिक मैथ्स, देख लीजिए बेसिक मैथ्स नहीं बन रहे बच्चों से हमारे। while female 76% do better than the male, फीमेल मेल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इन द रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट इन द देयर रीजनल लैंग्वेज। मेल डू बेटर देन द फीमेल इन अर्थमेटिक एंड द इंग्लिश रीडिंग। ठीक है, तो बात यहां हो रही है रीजनल लैंग्वेज की, तो वहां फीमेल थोड़ी सी आगे है, और एज मेल की बात करें तो अर्थमेटिक और इंग्लिश में मेल अच्छे हैं। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, क्या नाम है, ASER का एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स वाज रिलीज अ वेडनेसडे
इन्वॉल्व द सर्वे ऑफ सिविल सोसाइटी। उसका नाम क्या है? प्रथम। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? प्रथम। अमंग द रूरल स्टूडेंट 14 से 18 साल के बच्चों का सर्वे किया गया था। कौन सी उम्र के बच्चों का? 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों का। द हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट इन 28 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 28 डिस्ट्रिक्ट में और 26 स्टेट्स में। फाउंडेशन रीडिंग और कितने बच्चों को देखा? 34,745 स्टूडेंट। ठीक है, इतने बच्चों को देखा। तो इससे डाटा निकला, पता चला कि हमारे यहाँ अभी भी क्या परिस्थिति है, स्थिति है। और ये डाटा कहीं ना कहीं सच्चाई दिखा रहा है सरकार की। कहीं ना कहीं ये डाटा सच्चाई ही दिखा रहा है हमारे सोसाइटी की कि बच्चे कितना पढ़ते हैं और कितना नहीं है। उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, उनको तरीके से एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। एक तो टीचर किस पैमाने पे लिए जाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है, और 1 लाख रुपए स्कूल फीस लेता है। मेरे को नहीं पता वो क्या अपनी शकल दिखाने के लिए फीस लेता है कि मुझे नहीं समझ में आता है। अरे यार, सीबीएसई की बुक, एनसीईआरटी बेसिकली 1,000 रुपए के अंदर 6, 7, 8 बुक आ जाती है। तो ये 1 लाख रुपए क्या अपनी शकल दिखाते हैं? मतलब फाउंडेशन लगा के मैडम या वो जो टीचर होती है वो क्या किस बात का 1 लाख रुपए वसूलती है 1 साल का? मुझे नहीं समझ आता है। 1,000 रुपए की बुक को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए सीबीएसई पैटर्न वाले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता इतना घटिया एजुकेशन चल रहा है सोसाइटी में। Most of the people in this age group were enrolled in the arts humanities stream. In class 11 or the higher, more than half of enrolled in arts and humanity. मुझे पहले भी यही डाटा मैंने बहुत बार रखा है, ज्यादातर बच्चे आज भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ ही जाते हैं। जैसे कॉमर्स और आर्ट्स हो गए आपका। देखिए, हर स्टूडेंट साइंस नहीं लेता है, हर किसी को इंटरेस्ट नहीं है साइंस पढ़ने में। फीमेल आर लेस लाइकली टू एनरोल इन साइंस। महिलाओं को साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसा लग रहा है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड द मैथमेटिक्स स्ट्रीम 28.1% है, और मेल का कितना है? 36.3 ऑन द एबिलिटी सच द बेसिक रीडिंग, मैथ्स, इंग्लिश एबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स टू एवरीडे कैलकुलेशन, रीडिंग एंड अंडरस्टैंड, रिटन इंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन नीड टू बी डन इन रियल लाइफ। ठीक है, तो ये चीजें क्या बता रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे कौन से स्ट्रीम में जा रहे हैं? आर्ट्स और कॉमर्स वाले में स्ट्रीम में जा रहे हैं, और साइंस में तो बहुत कम लोग जा रहे हैं। अभी भी लिटरली साइंस में बहुत कम लोग जा रहे हैं। ठीक है, साइंस की आवश्यकता है, पर लिटरेचर की आज भी डिमांड है। और जो बोलता है ना कि आर्ट्स तो अब भविष्य में 10 साल में खत्म हो जाएगा, उनके मुंह पे एक चिपकाओ और उनको बोलो कि बेटा आर्ट्स में ही सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हो रहा है। In class 2 level text fluently in regional language, while female 76% do better than the male reading standard and the regional language. देखिए, रीजनल या हम वर्नेकुलर लैंग्वेज बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर आपकी मातृभाषा जो आपकी लोकल लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ाई करेंगे तो अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं खुद मानता हूं। देखिए, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम हो सकता है, पर उससे ये साबित नहीं होता कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आई? आई होप सो आपको पता चला होगा इंडियन सोसाइटी का क्या हाल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये मैं आपको घोटना है। फिर रेड सी के बारे में चर्चा चल रही है, तो रेड सी के बारे में जान लो। देखो, इधर है इजिप्ट, रेड सी ये रहा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और पूछ चुका है, सीडीएस में पूछ चुका है, और भविष्य के यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में भी ये पूछ चुका है। तो रेड सी से कौन कौन सी कंट्री लग रही है? रेड सी से इजिप्ट लग रहा है, सूडान लग रहा है, इरिट्रिया लग रहा है, ठीक है, जिबूटी लग रहा है, ठीक है, सोमालिया लग रहा है, यमन लग रहा है, सऊदी अरेबिया लग रहा है, जॉर्डन लग रहा है, और कहीं ना कहीं इजराइल लग रहा है। ठीक है, तो ये सब कंट्री रेड सी से लग रही है, और बाब अल मंडेव स्ट्रेट रेड सी से लगता है। ठीक है, कौन सा स्ट्रेट? बाब अल मंडेव स्ट्रेट किससे लग रहा है? रेड सी से लग रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या होगा आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आराम से रीड कर सकते हो। ये मैप का क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है बता दिए। कौन कौन सी कंट्री रेड सी से लग रही है? इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, सूडान, इजिप्ट, जॉर्डन,
इजराइल, सऊदी अरेबिया, यमन और सोमालिया, और बाब अल मंडेब भी इसी का पार्ट है। वो जो कॉर्नर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं बाब अल मंडेब। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर एक एडिटोरियल है अभिजीत बनर्जी और स्टीना डेफ्लो। ठीक है, इंडिया पॉलिसी फ्रेम इज नॉट द फोकस ऑन द अनइक्वालिटी। बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि इंडिया जो है वो अनइक्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया में जो अनइक्वालिटी चल रही है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, देयर आर द टू, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हैं समझते हैं, एडिटोरियल पढ़ने से थोड़ा नॉलेज बढ़ता है। देयर आर द टू ड्रामेटिकल डिफरेंस व्यू अबाउट द पॉवर्टी एडिक्शन इंडिया एट प्रेजेंट। दो तरीके के पॉवर्टी एडिक्शन है। वन व्यू इज दैट इंडिया हैज एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक व्यू ये बता रहा है कि इंडिया के अंदर एकदम गरीबी खत्म हो चुकी। द अदरवाइज दैट द पॉवर्टी हैज गॉन अप टू पोस्ट कोविड। देखिए बहुत बढ़िया बात हो रही है, एडिटोरियल बहुत अच्छा समझाना चाह रहा है। क्या समझा रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हम तो पॉवर्टी से निकल रहे हैं, और एक गुट कह रहा है कि कोविड की वजह से तो और भुखमरी मिट गई है। तो हम किसकी सुने? उसका जवाब भी दिया हुआ है। पर हम अगर रोड पे निकलते हैं तो लोग सिग्नल पे कटोरा लेके क्यों बैठे रहते हैं? वो तो पॉवर्टी नहीं है ना, वो गरीबी थोड़ी ना है। उनको तो मजा आ रहा है रोड पे सोने में, भीख मांगने में। तो ये गुट तो गलत बोल रहा है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। What has fueled that debate? The fact that we don't have official data of poverty since 2011. हाँ, ये भी बात है। 2011 के बाद से तो हमारे सेंसस ही नहीं हुए हैं, जो कि 2021 में हो जाने चाहिए थे। पर हाँ, कोविड आ गया ना, कोविड आ गया है तो अब तो मोदी जी खाना खाना बंद कर दिए होंगे कोविड के बाद से। तो बेटा 2024 चल रहा है, 4 साल हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सेंसस ही नहीं हो पाया। देख लो अब आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से सेंसस ही नहीं हो पाया कि हमारी पॉपुलेशन के क्या हाल। ठीक है, तो व्हाट व्यू आर द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया? अब देखते। एज यू नो दैट डाटा इज नॉट देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन इन द एब्सेंस ऑफ द डाटा। सबसे पहला क्वेश्चन, डाटा ही नहीं है। And it's sometimes that we eventually make it difficult to have a opportunity policies response because it's really necessary to know going on the able to address the problem. सबसे पहले जब हमें समस्या पता होगी जब तो उसका समाधान निकाला जाएगा। तो वो यही तो कह रहे हैं कि difficult to have a appropriately policy because address to the problem। जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो हम उसका समस्या कैसे निकालेंगे? But we are not, at least I am not better placed than the next person to give a sense of the might to going India on the poverty front since data has not come out so long. मैं अभी भी नहीं मान सकता हूं कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई है, और डाटा जब रिलीज होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं अभिजीत भट्टाचार्य जी क्या बोल रहे हैं। I don't know what could be say. Even the data set that available deviates that the often reason for authoritative survey that credible and political insult to exist. There we ever country need those things. 2024 आ चुका है, मैं फिर बोल रहा हूं ये प्रोपोगेंडा है पूरा, मुझे जहां तक फील होता है। भाई 2024 आ चुका है, सेंसस क्यों नहीं हुआ अभी तक? मिनिस्ट्री सेंसस क्यों नहीं करा रही? क्यों? उसका रीजन है इनके चिट्ठे खुल जाएंगे ना, फिर वोट आ गया, मई में वोट होने वाला है, इलेक्शन है मई में। तो सीधा और सिंपल जवाब, इन लोग को अभी नहीं कराना है, एक बार वोट जीतेंगे उनके बाद इनके चिट्ठे बाहर आएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा। अब फरवरी लगने वाला है, 1 तारीख को बजट आने वाला है, बजट में भी देख लेना हमारा क्या हाल है। India has a long tradition of excellent infrastructure, while the Nation Sample Survey Organization with the flagship survey NSSA, but also the various survey, do we kind go from very regular data console sampling frame to state affair where the hard to say. Basically National Statistical Survey और बेसिकली बात हो रही है किसकी? NSSO की, नेशनल सैंपल सर्वे की। तो ये सर्वे करते हैं बट सर्वे किया नहीं गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ कंट्री वी ट्राई डिफरेंट थिंग टू एलिविएट एक्सट्रीम पॉवर्टी। बिल्कुल हम कोशिश कर सकते हैं, फ्रॉम गिविंग डायरेक्ट कैश और फूड, फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड होपिंग दैट
growth will be being about prosperity. What do you think based on the JPL experience has worked India in the term of elevation poverty and improve up? बात यही हो रही है कि हम गरीबी मिटाने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि बट आई थिंक एविडेंस सजेस्ट दैट नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वर्ड देयर अ गुड एवल्यूएशन शोइंग दैट द वर्क एंड द रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, एक कारण हो सकता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की वजह से थोड़ी सी गरीबी कम हुई होगी। आई एम रिलेटिवली कॉन्फिडेंट without having seen direct evidence that PDS is also doing something for the elevation of poverty। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इसने भी कुछ अच्छा काम किया है, ये भी हम मान सकते हैं गरीबी को हटाने के लिए। व्हाट इज हार्डर टू से वेदर और नॉट मोर टारगेटेड स्पेसिफिक नीड्स, जैसे कि पीएम आवास योजना, घर देना है 2022 तक, मुझे तो नहीं मिला, or the energy subsidy, what the impact of the scheme, because it not clear who exactly get the thing is really about the poverty। बेसिकली हर व्यक्ति जो गरीब है उसको घर मिलना चाहिए, मोदी जी ने 2022 तक का वादा किया था, अभी तक तो नहीं मिला है, और पावर्टी का कहीं ना कहीं ये निशान। इट इज रियली अबाउट यू नो द पॉलिटिकल नेविगेटिंग एंड सिचुएशन, देयर इज अ लॉट ऑफ अनइक्वालिटी एंड पीपल ऑफ दिस चेनफुल, it harder to whether this is a reality of poverty। पीएम किसान but also these are bit mixed। ठीक है, तो पीएम किसान भी एक तरीके की पॉलिसी लेके आया था जो किसान की इनकम डबल करना था, डबल तो छोड़ो उनको सिंगल ही ना रख पाए। नेक्स्ट, इट इज ऑफ्टन दैट इंडिया डजंट allocate सच मनी इन द बजट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। मैं हमेशा मुद्दा उठाता हूं और बोलता हूं गवर्नमेंट क्यों एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा है, बात यही उठा रहे, वो भी यही बात कर रहे हैं। इट इज अ बिग कंसर्न फॉर यू, इट इज अ रिसोर्सेज प्रॉब्लम, हमेशा यही रिसोर्सेज प्रॉब्लम। तो भाई गरीब का बच्चा एनसीईआरटी की किताब सीबीएसई स्कूल में कैसे पढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूल इस तरीके के निहायती घटिया हैं कि पूछो ही मत, वहां कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो 1 लाख रुपए हर माँ बाप कहां से लेके आए, मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा। It is not same, health and education are different। On budget allocation for health, every now India is globally on the low side। बिल्कुल, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में इंडिया का जो लेवल है वो नीचे ही है। On education we are kind at the median level for per capita GDP। The question is more about the allocation toward the elite institution versus the school। बिल्कुल बात यही चल रहा है, elite institution, सरकारी स्कूल वर्सेस elite institution। elite मतलब बड़े बड़े स्कूल्स जिनका नाम है। I think there the distortion are more than the total amount of the money allocation। This go back, this thing is saying that the social mobility is really need to the idea of building and the social mobility, because in the long run crisis and the small field of the people that will be not work it out। तो मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे समाज में कुछ बदलाव आ सके। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। एक टॉपिक और है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पढ़ना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आई होप सो आप पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है, इसको जान लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूरी बॉडी है, जहां जहां मैं लिख रहा हूं आईएमपी लिख लो, जहां जहां अंडरलाइन करूं आईएमपी लिख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स इन्फोर्सिंग द, कौन से एक्ट से आया हुआ है, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट मार्च 2009। ये कब आया, 2009 में आया। और ये कैसी बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी। The Monopolies and the Restriction Trade Practices Act 1969 was repealed and replaced the Competition Act and राघव कमेटी, कौन सी कमेटी से आया हुआ है, राघवन कमेटी से। ठीक है, देखो मार्केट में किसी का मोनोपोली ना रहे, जैसे कि मोबाइल देख लो, वीवो ओप्पो का मोनोपोली हो गया तो सैमसंग और दूसरे जो फोन है वो क्या हो जाएंगे, डोग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बरकरार रखना है। द कमीशन कंसिस्ट 1 चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द कमीशन इज अ क्वासी जुडिशरी बॉडी, मतलब ये सजा भी सुना सकती है। क्वासी जुडिशियल जहां वर्ड आ गया मतलब ये सजा भी सुना सकती है। गिव ओपिनियन टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू डील विद अदर केसेस। द चेयरमैन एंड द मेंबर शिप द होल टाइम मेंबर, ये कैसे पार्ट टाइम नहीं है, होल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, 1 चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं।
The chairman and the every other member shall be the person of ability, integrity, standing who are being qualified to the judge of the high court. इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक तो आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनने के लिए आपको एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग टुवर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब आप जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, रह चुके हो वो भी चलेगा। हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन, एक्सपीरियंस नॉट लेस देन द 15 ईयर, 15 साल से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक में, बिजनेस में, कॉमर्स में, लॉ और फाइनेंस में, ठीक है। कौन कौन सी चीज में? एक तो पहले हाई कोर्ट के जज रह चुके होने चाहिए, 15 साल का अनुभव होना चाहिए, एबिलिटी, इंटीग्रिटी होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्स और लॉ और फाइनेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, जब जाके आप क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, द एक्ट प्रोविडेड एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। ये एक्ट क्या कर रहा है? एंटी कॉम्पिटिशन, जो मार्केट में अच्छे से कंपटीशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या करेगा? अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्रेन्योर्स एंड द रेगुलेट कंबशन व्हिच कॉजेज द अप्रोप्रिएट एडवाइस ऑफ द कंपटीशन विद द इंडिया। बेसिकली अगर कोई ढंग से कोई नेगेटिव इंपैक्ट फैला के अगर बिजनेस करना चाहता है तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं किसी और जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और दूसरे को कंडेम कर रहा हूं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से, तो उसकी राइट टू फ्रीडम पे वार हो रहा है, तो वो नहीं कर सकता हूं। In accordance with the provision of Amendment Act, the Competition Commission of India is the Competition Appellate Tribunal established। और इनके पास क्या है? Competition Appellate Tribunal। इसके फंक्शन क्या है? To eliminate practice having the adverse effect of the competition। वही मैंने बोला, अगर Vivo और Oppo मार्केट में मोनोपोली कर दे तो सैमसंग और आईफोन का क्या ही होगा। इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑफ द मार्केट ऑफ द इंडिया, मतलब मार्केट में कोई एक तरफा राज ना बना ले और इक्वल राइट्स मिल सके, इस वजह से कंपटीशन कमीशन काम कर रहा है। टू गिव ओपिनियन और कंपटीशन इशू, स्टेशनरी अथॉरिटी टू अंडरटेक कंपटीशन एडवाइजरी, पब्लिक अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इशू, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, इंश्योर फेयर और हेल्दी कंपटीशन रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि आज देख लो, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, उसके बाद आप देख सकते हो जियो हो गया, उसके बाद आपका क्या देख सकते हो, एक और हो गया ना, जियो, वोडा आइडिया और एयरटेल हो गया, यही है ना। तो बीएसएनएल भी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, बोल नहीं सकते किसी की मोनोपोली है। इंप्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसी विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इफेक्टिवली कैरी आउट द कंपटीशन एट वर्क, ठीक है। तो इकोनॉमी में बेसिकली अच्छे से इकोनॉमी चल सके, लोग ये फील ना करें। देखो एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, ये एक ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, ये दो लोग हैं। तो बेसिकली ए ग्रुप की अगर मोनोपोली होगी मार्केट में तो बेसिकली ये मनचाहा रेट अपना तय कर देगा, ठीक है। तो अगर इसने कोई भी प्रोडक्ट के लिए मनचाहा रेट तय कर दिया तो फिर क्या होगा, ये कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, प्लस लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। अब जब ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे लोगों के पास, तो ये 1000 रुपए की चीज भी रखेगा तो लोग लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास कंपटीशन ही नहीं है। तो बी का होना अनिवार्य, क्योंकि जब लोग के पास दो ऑप्शन होंगे तभी तो कंपटीशन होगा ना, तभी तो ये सस्ता करेगा, फिर ये भी सस्ता करेगा, फिर ये भी सस्ता करेगा, ये भी सस्ता करेगा। तो इस तरह से कंपटीशन चलता है। तो आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। तो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको बहुत और बहुत क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, और इसी तरीके से हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना है। थैंक यू ऑल।